Good morning, everyone. Myself Mukesh Sharma. I welcome you all in online classes of Guda International School, Guda Gorji. Dear student, in last class I explained about Henry Fayol, history and contribution of Henry Fayol in management field. Principle, that is total 14 principles of management. First principle was division of work. Work should be divided in small tasks. Second was authority and responsibility. Authority means power to take decision. Responsibility means obligation to complete the task. And Henry Fayol said that authority and responsibility should be in a proper ratio. Next was discipline, following the rule and regulation and meeting the commitment of the employee and superior and subordinate. Fourth was unity of command and unity of direction. Today we are going to start point number 6, that is subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ और मैं अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचूंगा तो बिजनेस के अंदर अपन लोगों को कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, कभी भी अपन लोग बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर सकते। अपन लोगों को करना क्या चाहिए, अपन को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट का सेक्रीफाई करके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है वो देखना चाहिए, तभी अपन लोगों को फायदा हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा कि कल बोर्ड एग्जाम है और मेरे घर पे छोटा सा फंक्शन है, मैं चाहता हूँ कि आज कल नहीं आ सकते या कल नहीं आने की कोशिश में रहूँ, तो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, या यहाँ पर आऊँ और आप लोगों को पढ़ाऊँ, एक दिन आप लोगों का कुछ बेनिफिट हो। तो ऐसे में क्या हो सकता है, कल एग्जाम मतलब कल स्टडी है, परसों एग्जाम है, तो कल मैं चाहूँगा कि आपको पूरा आपके कोई डाउट है उसको सोल्व करूँ, आपको कुछ क्वेरी है तो उसको अपन लोग यहाँ पे सोल्व कर सके। इसलिए इसका मतलब क्या, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपन वहाँ छोड़ के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है उसको अपन लोग मेन फोकस रखे, उसी को अपन बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। Let's see what is written in the books. According to this principle, the interest of organization must subtend the interest of individual or employee. In the organization, all the employees are working with some objectives, and there is always an objectives of organization. If the objectives of the individual are in the same direction of the organization, then there is no problem. But if the objectives of both the groups are in different direction, the manager must try to reconcile individual interest with the organizational goal. And if it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organizational goal. Individual interest, हर एक पर्सन, मान लीजिए कि कोई भी एक पर्सन यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका खुद का एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट होगा कि मेरी सैलरी। यदि कोई वर्कर किसी फैक्ट्री को ज्वाइन करता है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसको मिलने वाली वेजेज। अब पर्सन ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, वर्कर तो यही चाहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले। अब दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यदि वर्कर इंटरेस्ट लेकर वर्क करता तब भी उतनी सैलरी, यदि अपन लोग कह दें कि फिक्स सैलरी सिस्टम हो तो, और इसी सिस्टम को क्या है, जैसे मान लीजिएगा कि मैं वर्क कर रहा हूँ, 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया ए ने, उसकी सैलरी 100 रुपीज़ पर डे की सैलरी की बात कर रहा हूँ। बी ने जो प्रोडक्शन किया वो 8 यूनिट का किया, उसकी सैलरी भी 100 यूनिट। सी ने प्रोडक्शन किया वो 5 यूनिट का किया, उसकी सैलरी भी 100 रुपीज़, और डी ने प्रोडक्शन 15 यूनिट का किया, उसकी सैलरी भी 100 रुपीज़। ऐसे में सी के माइंड में तो ये रहेगा कि मैं जितना वर्क करूँगा तब भी सैलरी उतनी होनी है, तो फ़ायदा क्या है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, सी वर्क कर रहा है, और डी के माइंड में ये कि मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ फिर भी मुझे उतनी ही सैलरी मिली, मैं ज़्यादा वर्क क्यों करूँ। ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रॉफिट करने में लगा हुआ है, और जबकि इसकी बात करते हैं सी की, तो ये सी इसके कंपैरिजन में अपन कह सकते हैं लॉस ही कर रहा है। बिजनेस को जहाँ 10 यूनिट का प्रोडक्शन या 15 यूनिट का प्रोडक्शन इजीली हो सकता है, वहाँ पे ये 5 यूनिट का प्रोडक्शन करके आराम से बैठा है। अब मैनेजर को क्या चाहिए, मैनेजर को ये सिस्टम ही हटा देना चाहिए, फिक्स रेट सिस्टम। उसको क्या करना चाहिए, फिक्स वेजेस सिस्टम की हटा के पीस रेट वेजेस सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पीस रेट वेजेस सिस्टम क्या होता है, 10 रुपीज़ पर यूनिट। जितने प्रोडक्शन किया, जैसे इसने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो इसका कितना होगा, 10 × 10 = 100 रुपीज़ वेजेज। 8 यूनिट का
प्रोडक्शन किया, देन 8 into 10 इक्वल टू 80 रुपीज़ वेजेज, देर इज 50 रुपीज़ वेजेज, और यहाँ कितना हुआ 150 रुपीज़ वेजेज। ज़्यादा प्रोडक्शन किया, ज़्यादा रेम्यूनरेशन अपन बोल सकते हैं इसको वेजेज मिली। ओवरऑल अपन प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट है और एम्प्लॉय को प्रॉफिट है, मतलब दोनों का ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में है यदि ये वाला मेथड अपन फॉलो करते हैं तो मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतनी सैलरी। इसने 5 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो इसकी जो वेजेज है वो भी कितनी है 50 रुपीज़ ही रह गई। इसका मतलब कम प्रोडक्शन किया तो वेजेज भी कम है। इस सिस्टम को यही अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे तो नो डाउट टेलर का कंसेप्ट आएगा एक, जिसमें पीस रेट वेजेज सिस्टम, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये देखो इस चीज़ को यहाँ बताने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि इस मेथड में अपन लोगों ने इस प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे थे। यहाँ अपन ने क्या किया कि जो मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग दोनों का डायरेक्शन सेम है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मींस वर्कर इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वो क्या है ओवरऑल इंटरेस्ट, पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट। पूरा ग्रुप का इंटरेस्ट ये कहता है कि अपनी टोटल इनकम बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है, और वर्कर ये चाहता है कि मेरी वेजेज बढ़े। अब दोनों का वेजेज और वर्कर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ जनरल इंटरेस्ट। इस तरीके से आप लोगों को इसको पॉइंट को समझना है। कैसे पॉइंट को समझते हुए अपन आगे करेंगे, तो पहले देखिएगा आगे कैसे एंट्री होगी। सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात की, जनरल इंटरेस्ट का मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है उसकी बात की। अपना इंटरेस्ट यदि कहीं जरूरत हो तो अपना इंटरेस्ट अपना उसको सेक्रीफाई करे, और जनरल इंटरेस्ट को अपन लोग फॉलो करें, उसको देखें। मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट हिज पर्सनल इंटरेस्ट। द मैनेजर कैन इंश्योर दिस बाय हिज एग्जाम्पलरी बिहेवियर बाय नॉट मिसयूजिंग हिज अथॉरिटी ऑफ पर्सनल फेवर। मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूँ, परचेज मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया जो भी रॉ मटेरियल परचेज करना वो आप अपने बिहाफ पे परचेज करोगे। अब एक पर्सन है वो मेरे को एक रॉ मटेरियल जो यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं, एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा वो 10 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है कि 15 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे 10 रुपीज़ वाले को सेलेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि 15 वाला मुझे कमीशन, पर्सनल कमीशन देने की बात करें मैनेजर को कि आपको इतना कमीशन देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ 15 रुपीज़ अपन लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट मिला, तो पर्सनल इंटरेस्ट की वैल्यू की बात करते हैं। तो पर्सनल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, इसमें मान लीजिए 2 रुपये 3 रुपये कमीशन रख दिया, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को 3 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ 10 रुपये में जो वर्क हो रहा था उसके लिए अपन ने 15 पे किया, 2 रुपये अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको कंसेप्ट को देखते हुए अपन को आगे डिसीजन लेना चाहिए। इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द सेक्रिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन फ्रंट ऑफ द ओवरऑल और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये मेजर कंसेप्ट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। यदि इस पॉइंट के अंदर अपन आगे जो डिस्कशन करते हैं तो उसमें देखिएगा क्या डिस्कशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ ऑल द सप्लायर एंड गिव ऑर्डर टू बेस्ट रेदर देन गिविंग ऑर्डर टू हिज ओन रिलेटिव बाय मिसयूजिंग हिज पावर। अभी बताया था एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को, जैसे मान लीजिए मुझे यदि यूनिट का ऑर्डर मिल रहा है 10 रुपीज़ का, और मैं 15 यूनिट ज़बरदस्ती अपने प्रॉफिट के लिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 रुपये मेरा कमीशन है, उसके लिए मैं यदि कर रहा हूँ तो गलत है। ऐसे में अपन लोगों को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या कहता है उसको फोकस करते हुए अपन लोगों को इसको कंप्लीट करना है। वही चीज़ इस एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आता है, और इसकी यदि अपन लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उन दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के ऑर्गेनाइजेशनल गोल के पीछे मेहनत करूंगा तो 100% मैं टारगेट को अचीव करूंगा। तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंडिविजुअल गोल मीन्स मेरा गोल क्या है और ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। इन दोनों को अपन लोग एक साथ में एक सेम डायरेक्शन में लेकर चलें। पीस रेट वेजेस सिस्टम बताया था अभी आप लोगों को। पीस रेट वेजेस सिस्टम में क्या कंसेप्ट है कि जब एक यूनिट
मैं ज़्यादा बना रहा हूँ तो पर यूनिट के अकॉर्डिंग मेरे को ज़्यादा वेजेज मिले। इसमें क्या बेनिफिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, मुझे ज़्यादा वेजेज मिलेगी। ओवरऑल दोनों के जो ऑब्जेक्ट है उसका अपन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेंगे। इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, तो नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यदि इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, मैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखने में लगा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं क्यों मेहनत करूँ, यदि मेरे को 100 रुपीज़ ही मिल रहे, 5 यूनिट बनाऊंगा तब भी, और 15 बनाऊंगा तब भी 100 मिलेंगे, मैं 15 क्यों बनाऊंगा, 5 बना दूंगा। और यदि सुपीरियरिटी शो करनी है तो 1 यूनिट और बना दूंगा, 6 यूनिट, तो बस इतना काफ़ी है। एक तो 5 ही बना रहा है, मैं तो 6 बना रहा हूँ, ये कह के हटा दूंगा अपने। लेकिन उससे ना ही तो मेरा इंडिविजुअल गोल सेटिस्फाई हुआ, ना ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिस्फाई हुआ, तो ऐसे में अपन को लॉस हो सकता है। सेकेंड है इवन एम्प्लॉय विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन। ऐसे में एम्प्लॉय को भी प्रॉब्लम होती है। आज मैं 5 यूनिट बना रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा ऐसा ही नेचर हो गया, मेरी जो स्किल है, एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग स्किल ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो जैसा काम करेगा वैसे ही धीरे धीरे उसके अंदर भी वही क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। आज मैं जानबूझ के कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं जाकर भी ज़्यादा स्पीड से वर्क नहीं कर पाऊंगा, तो अपनी एफिशिएंसी को मैं खुद ही डाउन कर लूँगा। ये इसका पॉइंट रहा। अपन लोगों ने टोटल 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके हैं मैनेजरियल प्रिंसिपल के अंदर। नंबर 1 इज डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एंड 6 इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मैं समझ रहा हूँ, समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जैसे रेम्युनरेशन वर्ड जो है उसका मतलब है कि मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, उसके एवज में जो रिटर्न में ले रहा हूँ उसको अपन लोग रेम्युनरेशन में इंक्लूड करेंगे। पर्सनल की बात होती है, पर्सन्स की बात होती है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय और वर्कर्स की बात हो रही है। फेयोल ने जो स्टडी की थी, जो माइनिंग कंपनी में वर्क करता था, वहाँ पे उसने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को फोकस रखा कि एम्प्लॉय को अपन कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। और उसने माना कि यदि एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, एम्प्लॉय को अपन कनेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट एम्प्लॉय अपन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे सकता है। उस चीज़ को यहाँ पे रखा था। रेम्युनरेशन ऑफ सारे प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। तो रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन में देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेट टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। द एम्प्लॉय शुड बी paid fair wages and salary which would give at least a reasonable standard of living। मैं यदि कोई वर्क कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम इतनी सैलरी जरूर मिले कि मैं एक रीजनेबल जो अपन लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड है उस लिविंग स्टैंडर्ड पे रह सकूँ और अपने परिवार को भी उसके अकॉर्डिंग रख सकूँ। उसकी बात फेयर रेम्युनरेशन में की गई है। मान लीजिएगा मैं एक कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, कंपनी ए है, उसके अंदर सैलरी है वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ पे कर रही है एम्प्लॉयज़ को। जितना वर्किंग आवर्स है, जितना वर्कलोड है, वैसा का वैसा सेम टू सेम कंपनी बी में भी है, बट बी के अंदर जो सैलरी है वो है 20,000 पर मंथ। मीन्स बी कंपनी उस स्टैंडर्ड को फॉलो करिए और बाकी सारी कंपनी जो अपनी जैसी स्टैंडर्ड की कंपनी है, जैसी स्टैंडर्ड की ए कंपनी है, वैसी सारी कंपनी का सैलरी पैकेज यही है। मतलब एक प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड कर रही है, जबकि ए कंपनी क्या कर रही है, सैलरी अपन लोगों को एक लेवल है जो एडिक्वेट सैलरी उससे कम दे रही है। तो ऐसे में रेम्युनरेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। रेम्युनरेशन मतलब ये नहीं है कि बंदे ने वर्क किया तो उसको कुछ ना कुछ दे। बंदे ने वर्क किया है तो उसको एक एडिक्वेट सैलरी देना, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सैलरी देना, उसकी बात इस पॉइंट के अंदर हुई है। The employee should be paid fair wages and salary which would be given at least a reasonable standard of living. At the same time, it should be with the paying capacity of the company. The fair wages is determined according to, अभी बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ये फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी पे भी डिपेंड करता है। यदि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि वो पेमेंट कर दे, तो फिर बाद ये रेम्युनरेशन की बात नहीं हो सकती। कंपनी की कैपेसिटी है और कंपनी का ओनर सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात कर रहा है तो फिर गलत है। फिर एम्प्लॉय को भी उस लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सैलरी देनी चाहिए। ये चीज़ इसमें कही गई है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो देखिएगा फाइनेंशियल की कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। फाइनेंशियल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल साउंडनेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेजेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मिनिमम वेजेज एक्ट है, जैसे एक पर पर्सन की वेजेज एक्ट डिसाइड की हुई है 250 रुपीज़
अब मान लीजिएगा कि मैं किसी वर्कर को 200 रुपीज़ ही दे रहा हूँ, पर डे सैलरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब मैंने स्टैंडर्ड को ही डाउन कर दिया, तो फिर गलत है, उसको अपन नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स का एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने लिया था कि जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉम्पिटिटर्स कैसे होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन कैसे सैलरी देंगे, उसके अपन लोगों ने यहाँ पे बात की है। तो अब आगे देखते हैं कि आगे, फॉर एग्जाम्पल, if in a particular year organization has earned more profit than apart from giving extra profit to shareholder and owner, some part of profit must be given to employee। कि किसी एक कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है एक फिक्स रेट से, और उसमें एडिशनल डिविडेंड और दिया, जो उसके डायरेक्टर उसने बेनिफिट लिया, सब ने बेनिफिट लिया, लेकिन एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं दिया, तो क्या सही है? एम्प्लॉय को भी बोनस दो, प्रॉफिट हुआ है कंपनी ने, कंपनी को यदि प्रॉफिट हुआ है तो क्या एम्प्लॉय का रोल नहीं है उसके अंदर? तो वही चीज़ कह रही है, रेम्यूनरेशन की बात हो रही है। एक्स्ट्रा profit to shareholder and owner, some part of profit must be given to employee also in the form of bonus. This will encourage and motivate to put more efforts and increase the profit of the company. कंपनी एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा और एम्प्लॉय क्या करेंगे, उसी लेवल पे वर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि कंपनी को फिर अच्छा प्रॉफिट हो और हमें भी अच्छा बोनस मिले। उसको कहा गया है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉय को एक स्टैंडर्ड पे सैलरी मिलेगी और उसको बोनस मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा और ज़्यादा लेवल पे वो वर्क करेगा। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इम्प्रूव, एम्प्लॉय ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेगा, उसको वो लगेगा कि ये अदर जो कंपनीज है उनसे बेटर है और अपने बारे में भी सोचती है कंपनी, तो उसको अपन लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसी ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय एंड डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। यदि अपन फेयर रेम्यूनरेशन नहीं रखते, कंपनी अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोच रही है लेकिन एम्प्लॉय को कुछ नहीं दे रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एम्प्लॉय स्विच करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो दे ही रहा है, ए कंपनी नहीं दे रही तो क्या हुआ, बी कंपनी दे रही है। जैसे बी कंपनी में सॉरी बी कंपनी में रिक्वायरमेंट होगी, ए कंपनी के एम्प्लॉय बी में स्विच करने की सोचेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, टर्नओवर इंक्रीज होगा, एम्प्लॉय उस साइड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये बात तो इसकी। डिससेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय धीरे धीरे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से और धीरे धीरे कंपनी नेगेटिव वे में जाएगी। आज अपन लोगों ने 2 प्रिंसिपल पढ़े इस क्लास के अंदर। फर्स्ट जो प्रिंसिपल था सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट इन फ्रंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, और सेकंड जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा इंडिविजुअल, जो अभी आप लोगों को बताया था रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। आज के लिए अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की जो डिटेल होगी वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।